तो ये चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से भी सवाल जो क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट जो है, तो लाइट की जो नेचर जो बताई गई है, डुअल नेचर है लाइट की। सम टाइम इट्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट्स बिहेव लाइक अ वेव। कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी ये वेव की तरह बिहेव करती है। तो इसके नेचर को बताने के लिए कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना नज़रिया पेश किया थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में। जिसमें हमारे पास सबसे पहली थ्योरी जो है वो न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, हाइजेंस वेव थ्योरी, उसके बाद मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी। दिस आर दी 4 थ्योरीज ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एप्लीकेबल होंगे ये समझने के लिए कि कब रोशनी डायफ्रैक्शन करवाती है। अगर रोशनी डायफ्रैक्शन करवा रही है तो उसके पीछे रोशनी का वेव होना ज़रूरी है या पार्टिकल होना ज़रूरी है। कब रोशनी पोलराइजेशन करवा रही है, कब रोशनी जो है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करवा रही है, कब रोशनी जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रही है और कब जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट करवा रही है। तो सवालात इसके इसी तरीके से आते हैं कि अगर वो कॉम्पटन इफेक्ट करवा रही है रे ऑफ लाइट, तो आखिर उसके लिए लाइट का नेचर होना कैसा है, ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 4 थ्योरीज पढ़ेंगे और उन 4 थ्योरी से समझेंगे कि लाइट किस किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है। तो चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट, और इसमें हमारे पास जो पहली थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड दी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसमें ये बताया गया है लाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जो मुश्तमिल होती है, जिनको हम क्या दे देते हैं, कॉर्पसल्स का नाम कहते हैं। तो कॉर्पसल्स क्या हो गया एक्चुअली में, कॉर्पसल्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, एंड दे आर नियरली मासलेस। तो कॉर्पसल्स क्या होते हैं एक्चुअली में, मासलेस होते हैं, मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और ये कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ट्रैवलिंग होती है वो कैसे होती है, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कॉर्पसल होगा तो याद रखेंगे कॉर्पसल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ रे। जब हम बात करेंगे इसकी कॉर्पसल्स की, तो कॉर्पसल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स गिव डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट साइज़ के कॉर्पसल्स होते हैं जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो जब हमारी आंखों से टकराते हैं या फिर जब ये पार्टिकल्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो मौजूद हैं, उनसे जब सूरज की रोशनी आकर के टकरा रही होती है, तो वो क्या कर रही होती है, डिफरेंट कलर्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स गिव डिफरेंट कलर्स। चूँकि डिफरेंट साइज़ के होंगे तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जब वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आपको पता है कि हर कलर की वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी उसके कलर, उसके साइज़, उसके वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो कलर चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, दे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में होती है। आप लोग सबके फेसेस जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं अपने आँख के सामने यूँ करके हाथ लगा दूँ तो किसी का भी फेस, किसी का भी चेहरा नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये वो रोशनी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, ठीक है ना। अगर ऐसे ऊपर से आती तो इसका मतलब चेहरा दोबारा नज़र आना शुरू हो जाता। चूँकि मैंने आपको बताया, इब्न हैसम ने बताया है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए रोशनी का किसी ऑब्जेक्ट से पड़कर आपकी आंखों में दाखिल होना ज़रूरी है। तो रोशनी आ रही है, मैंने हाथ रख दिया तो किसी का भी फेस नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब रोशनी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी। अगर हाथ रखने के बावजूद भी नज़र आए तो उसके मायने क्या होगा कि रोशनी आई, ऑब्स्टेकल मिला, रोशनी ऐसे ऊपर से आ गई, तो फिर चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि इस बात को प्रूफ दे रही है कि रोशनी यानी कि कॉर्पसल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ कॉर्पसल्स इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम विच वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग। तो ये बात, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका रॉन्ग अजम्पशन है न्यूटन का, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि कॉर्पसल्स की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। और हम ये बात जानते हैं हमेशा स्पीड ऑफ लाइट जो वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। एयर में वैक्यूम एक रेयर मीडियम है जहाँ पे उसकी स्पीड होती है मैक्सिमम 3.8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है रोशनी। वैन देर इज़ नो मीडियम, जैसे सूरज से रोशनी निकली, वैक्यूम में है, उसकी स्पीड कितनी, 3.8 मीटर पर सेकंड। हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई तो हम अपने एटमॉस्फेयर में भी क्या लेते हैं, 3.8 मीटर पर सेकंड इन द एयर, सही है ना। हालांकि अगर कंपैरिजन किया जाए वैक्यूम और एयर के मुकाबले में, तो एयर में तो मीडियम मौजूद है, वैक्यूम में मीडियम मौजूद नहीं है। जिस तरीके से फर्ज कर लेते हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, संडे या फ्राइडे का दिन है, मार्केट बंद है, तो आप मार्केट से आराम से तेज़ी से जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, मतलब लोग नहीं हैं। और अगर वही चीज़ आप क्या हो कि मार्केट में जाएँ चांदनाथ वाले दिन, ठीक है ना, तो लोगों का रश ज़्यादा होता है, तो आपको चलने में क्या होगा, मसला होगा, तो आपकी स्पीड मुतासिर होगी। तो बताने का मकसद ये है, वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे भी स्पीड 3.8 मीटर पर सेकंड। और जब लाइट एयर में दाखिल हुई तो एयर में तो मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी रिमेनिंग गैसेज हैं,
तो वो तो इसकी स्पीड को मुतासिर करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या लेते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, चूँकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। ठीक है ना, 1000 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड या 1 लाख मीटर पर सेकेंड, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता कि स्पीड इतनी कम हो गई हो, तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो स्पीड के बारे में इन्होंने क्या बताया कि ग्रेटर किस में, डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एयर से रोशनी गई पानी में, तो पानी कहलाएगा डेंसर मीडियम, एयर कहलाएगा रेयर मीडियम। एयर की जो डेंसिटी वो कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। जब भी हम क्या पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों में पावर 8 ही है, दोनों की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हम अगर कंपेयर करेंगे तो एयर में ज़्यादा है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, और पानी में क्या 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंपैरिजन करके पता लग रहा है कि जब रोशनी डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये बात न्यूटन ने उल्टा बता दिया था, तो इसलिए इनकी सपोजिशन को क्या सपोज किया गया कि दिस सपोजिशन इज़ रॉन्ग। स्पीड ऑफ कॉर्पसल्स, ये जो स्पीड है कॉर्पसल्स यानी कि जो लाइट की स्पीड है, इज़ ग्रेटर इन डेंसर मीडियम देन रेयर विच वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग। तो ये बात में ये वाला कॉन्सेप्ट इनका क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्या गलत बात की थी किस साइंटिस्ट ने, ताकि अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में तो आप उसको टिक आउट कर सकें। सपोर्टिव थ्योरी क्या है, इनकी थ्योरीज़ को पढ़ करके कुछ बातें सामने आएंगी जिससे हमें पता लगेगा कि अगर रोशनी कॉर्पसल है या पार्टिकल है तो आखिर क्या क्या करवा सकती है। तो उसको कहते हैं हम सपोर्टिव थ्योरी में डाल देते हैं। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन करवा सकती है रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन करवा सकती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज करवा सकती है। अगर रोशनी पार्टिकल है कॉर्पसल से तो उनमें ये पॉसिबिलिटीज़ होगी कि अगर कोई कॉर्पसल कोई पार्टिकल जैसे बॉल समझ लेते हैं, एक पार्टिकल है, दीवार पे मारेंगे टकरा के क्या आएगा वापस, सही है ना। इसी तरीके से लाइट भी क्या है कॉर्पसल्स के ऊपर मुश्तमिल है, पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नॉर्मल जो समझा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। तो एटम का साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, स्फेरिकल इन शेप। तो बॉल फुटबॉल एक बड़ा सा है तो वो नज़र आ रहा है, एटम छोटा सा है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शेप कैसा है उसका भी स्फेरिकल। तो जब उसको मारेंगे दीवार पे तो वो भी टकरा के क्या आएगा वापस आएगा। तो कॉर्पसल्स क्या करवा सकते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवा सकते हैं, इन विच द रेज ऑफ लाइट मस्ट हैव टू बाउंस बैक व्हेन इट स्ट्राइक विद एनी ऑब्स्टेकल और द एनी मीडियम। जब वो रोशनी किसी मीडियम से टकराएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, तो रिफ्लेक्शन का अमल हो जाएगा। और अगर वही रोशनी यानी कि कॉर्पसल्स जाके किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से टकराए, मतलब गिलास से टकराए, वाटर के सरफेस से टकराए, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो अब रोशनी रिफ्लेक्शन भी करवा सकती है, साथ में रिफ्रैक्शन भी करवा सकती है। एंड थर्ड वन दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जब रे ऑफ लाइट दो आपस में खुद ब खुद इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट विद ईच अदर देन इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वहाँ पर इमेज बनती है। तो रोशनी 3 चीज़ें करवा सकती है, रिफ्लेक्शन करवा सकती है, रिफ्रैक्शन करवा सकती है और फॉर्मेशन ऑफ इमेज करवा सकती है व्हेन लाइट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पसल्स। बात समझ में आई नहीं है। तो ये कॉर्पसल्स थ्योरी है जिसके मुताबिक रोशनी एक्चुअली में पार्टिकल है, ठीक है, और पार्टिकल भी कैसा, मासलेस पार्टिकल है। द मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दे गिव द सेंसेशन ऑफ विजन व्हेन स्ट्राइक विद द आइज, दे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन as well as the speed of this corpuscles is greater in denser medium than rare, which was later proved wrong, which was proposed by the Newtons। तो ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ की पॉइंट्स, ये यहाँ पे सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो MCQ से रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारे रहते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में। न्यूटन के बाद हाइजेंस ने अपना नज़रिया पेश किया लाइट के बारे में। हाइजेंस पहले साइंटिस्ट थे, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हाइजेंस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट को पहली मरतबा वेव इंट्रोड्यूस करवाया और सिर्फ बताया, करके नहीं दिखाया, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं किया, एक्सप्लेन करके बताया, थ्योरेटिकल बताया, नॉट एक्सपेरिमेंटली, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, बस ऐसे ही बता दिया कि लाइट क्या है, वेव है, ठीक है ना। और जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि लाइट वेव है उनका नाम है थॉमस यंग। आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यही साबित किया गया था कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। बात समझ में आई। तो ये MCQs पूछते हैं, हु एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो हाइजेंस। हु डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो थॉमस यंग। बात क्लियर है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इन्होंने एक बात कही कि इन वेव को ट्रैवल करने के लिए, ये जो वेव है लाइट एक्चुअली में वेव है, हाइजेंस के मुताबिक उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। दिस वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनकी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ये भी बात बाद में क्या हो गई थी, गलत साबित हो गई थी।
चूँकि हम जानते हैं लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब इन्होंने ये बात कह दी कि मीडियम चाहिए तो जाहिर सी बात है, जब मीडियम चाहिए तो उनको बताना ये पड़ेगा कि आखिर स्पेस में ऐसा कौन सा मीडियम मौजूद है जिसकी वजह कर रोशनी वहाँ से निकल के हमारी तरफ पहुँच रही है। तो इन्होंने आगे क्या बता दिया, ही फर्दर सपोज दैट आवर स्पेस इज़ फुलफिल्ड बाय अ हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ईथर। एक ख्याली मीडियम इन्होंने अपने तौर पर बताया कि हमारा जो स्पेस है वो एक मीडियम से भरा हुआ है। उस मीडियम का नाम इन्होंने अपने तौर पर क्या बता दिया, ईथर। ये वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये वाला ईथर नहीं है। ये कि नॉर्मली इन्होंने एक फ्लूइड का नाम बताया कि वो फ्लूइड जो वो ईथर है जो हमारे मीडियम हमारे स्पेस के अंदर मौजूद है, जहाँ से रोशनी जिसकी बाइस ट्रैवल करके हमारे पास आ रही होती है। तो ये बात भी इनकी क्या थी, विच वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग, ये बात भी इनकी गलत थी। हम जानते हैं हमारे स्पेस में वैक्यूम इसीलिए इसको कहा गया है चूँकि वहाँ पर ऐसा कोई मीडियम मौजूद नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, दिस वेव ट्रेवल्स मच फास्टर इन रेयर मीडियम दैन डेंसर। ये डेंसर रेयर में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है और डेंसर में इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये एक्चुअल करेक्शन है न्यूटन की, कि न्यूटन ने इसके अपोजिट बात की थी और ये उसकी करेक्शन हमारे पास सामने आ रही है कि वेव की जो स्पीड होती है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। तो यहाँ पर हाइजेंस की कुछ बातें सामने आई। जब हाइजेंस ने रोशनी को क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया कि हिज टेल्स दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, रोशनी वेव है। तो जब रोशनी वेव की तरह ट्रैवल करेगी तो उसमें आखिर क्या होगा कि जब रोशनी वेव की तरह ट्रैवल कर रही है तो ये वेव है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक मैंने एक ऑब्स्टेकल बना दिया, रुकावट। तो जब ये यहाँ से जाएगी टकरा के वापस भी आ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्शन जो न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से साबित है वो काम इसके अंदर भी होगा, रिफ्लेक्शन इसके अंदर भी होगा। वेव है ना, पानी है, पानी वेव की तरह आया और किसी ऑब्स्टेकल से टकराया तो टकरा के क्या जाएगा, वापस जाएगा। सही है ना। जैसे ये रोशनी है, इनके मुताबिक लाइट क्या है, वेव है। तो ये वेव की फॉर्म में आई, यहाँ से टकराई और टकरा के आँखों में दाखिल हुई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन है। उसके बाद सेकंड थिंग दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको पता है मीडियम, किस मीडियम से टकरा रहे हैं। अगर वो गिलास है तो उससे रोशनी आर पार हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन का अमल भी होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, रिफ्रैक्शन भी पॉसिबल है व्हेन लाइट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी पॉसिबल होगी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट कलर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क कलर, याद आ रहा है कुछ। तो इसका मतलब वो इमेज कैसे बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज पॉसिबल व्हेन लाइट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। दो वेव आपस में जब मिलेगी, एक वेव ये सपोज कर लेते हैं, एक वेव मैंने नीचे बना दी यूँ करके, ठीक है ना, एक वेव मैंने यूँ करके बना दी, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला इसका लोअर पोजीशन और इसका अपर पोजीशन आपस में क्या हो जाए, इंटरफेयर कर जाए, हो सकता है ना। तो जब इंटरफेयर करेगा तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क कलर। और जब ये आपस में मुदाखलत करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब ये वो अब रोशनी इंटरफेरेंस भी करवा सकती है। ये तीन बातें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये बात तो पहले से प्रूफ थी। तो रोशनी का वेव होने का क्या फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा ये हुआ कि अब रोशनी इंटरफेरेंस करवा सकती है और डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करवा सकती है। तो व्हेन लाइट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेव देन इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस करवा सकती है और डायफ्रैक्शन करवा सकती है। What is interference? When two rays of light या when any two waves travels with each other simultaneously, then they superimposes with each other. वो एक दूसरे के साथ सुपरिम्पोज करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, उसी को कहते हैं इंटरफेयर करना, इंटरफेरेंस करना। जिस तरीके से आप कहते हैं मेरे काम में इंटरफेयर करने की ज़रूरत, तो इसी तरीके से वेव भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरफेयर। कहीं पे वो इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, और कहीं पे वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव में हमेशा ब्राइट कलर, और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वेव में हमेशा डार्क कलर, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक और चीज़ जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ डायफ्रैक्शन। व्हाट इज डायफ्रैक्शन? रोशनी डायफ्रैक्शन करवा रही है व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन कैसे करवाएगी? डायफ्रैक्शन के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डायफ्रैक्शन में हम ये बात याद रखेंगे, इट इज़ द बेंडिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द रेज ऑफ लाइट बेंड्स और प्रोड्यूसेस डेविएशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रोशनी क्या हो जाए, बैंड हो जाए, डेविएट हो जाए किसी ऑब्स्टेकल्स के एजिस से टकराने के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है, मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, ये कोई एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, ठीक है। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट एक जा रही है, ठीक है ना, ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, तो ये किनारे से टकराई। किनारे से टकराने के बाद यहाँ से क्या हो गई, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रोशनी क्या हो गई, बैंड,
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायफ्रैक्शन इन विच अ लेंस और अ मिरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल ऑब्स्टेकल, जो एक रुकावट है, जो एक एज है, जो एक किनारा है, चाहे वो किसी वुड का हो, चाहे किसी मेटल का हो, चाहे वो किसी कंक्रीट वॉल का हो, चाहे वो किसी प्लास्टिक का हो, अगर रोशनी वहाँ से जा करके वहाँ से क्या हो जा रही है, टकरा के बैंड हो जा रही है, तो इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं हम, डायफ्रैक्शन का। तो डायफ्रैक्शन इज एक्चुअली द बेंडिंग द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस, किनारों से, ऑफ ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट के किनारों से वो क्या हो जाए, रोशनी बैंड हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डायफ्रैक्शन का। पहली बात। अब डायफ्रैक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, रोशनी क्या प्रोड्यूस करेगी, बैंड प्रोड्यूस करेगी। दूसरी बात, रोशनी क्या प्रोड्यूस करेगी, सेकंड थिंग, डायफ्रैक्शन करवाने के लिए, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, द बेंडिंग ऑफ द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो डेफिनेशन हो गई जो हमने पढ़ा कि रोशनी का बैंड हो जाना किसी एजेस से टकरा करके। दूसरा, डायफ्रैक्शन जब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक लाइट क्या ना हो, मोनोक्रोमेटिक ना हो। क्या ना हो, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि डायफ्रैक्शन जो पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट में। लाइट दो किस्म की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी लाइट, एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सूरज की रोशनी, सन की जो रोशनी है वो क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं। तो वो कभी भी डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। क्यों? चूँकि उसके अंदर मिक्सिंग ऑफ कलर मौजूद है। What is diffraction? Diffraction is the bending of the rays of light from the edges of the obstacle, जिसमें लाइट का कैसा होना ज़रूरी है, मोनोक्रोमेटिक। सही है ना। अब सूरज के अंदर कॉम्बिनेशन है VIBG YOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड का पैटर्न मौजूद है। सही है ना। जब ये पैटर्न मौजूद है तो हम ये देखेंगे कि जब सूरज की रोशनी आ रही तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर के साथ आ रही है। अगर उसमें से कोई एक कलर सेपरेटली जा कर के किसी एक ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो वो डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करवा सकता है, वरना कॉम्बिनेशन ऑफ कलर यानी कि सूरज की मुकम्मल रोशनी, वाइट लाइट, इस डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी डायफ्रैक्शन के लिए, कि वो लाइट कैसी हो, मोनोक्रोमेटिक हो, यानी कि एक ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर हो, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी मौजूद हो। और दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होगी, सिमिलैरिटी ऑफ द वेवलेंथ। किसकी? सिमिलैरिटी ऑफ द, लेट अस सपोज वायलेट कलर की लाइट आ रही है, उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी और ख़ास वेवलेंथ होगी। हम लाइट को कैसे जज कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ से, उसकी फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो अगर फर्स्ट कर लेते हैं, एक रेड लाइट है जिसके बारे में कहा जाता है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। और वायलेट के बारे में कहा जाता है कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अगर कोई ऐसी लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, एक ख़ास रेंज की है, तो वो जिस किनारे से जाके टकरा रहा है उस किनारे का भी वेवलेंथ उतना ही होना चाहिए जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है। बात समझ में आई। फर्स्ट कर लेते हैं, रेड लाइट आ रही है, उसकी वेवलेंथ है 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर, सपोज कर लिया मैंने। ठीक है। तो जब रोशनी आएगी तो रोशनी आके जिस एज से टकराएगी उसका वेवलेंथ भी वही होना चाहिए जो लाइट आ रही है। बात समझ में आ गई। तो डायफ्रैक्शन करवाने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, द रे ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, एंड सेकंड वन इज़ द रे ऑफ लाइट, द सिमिलैरिटी ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग लाइट एंड द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। जो एज है, जो किनारा है, उसका वेवलेंथ, और जो रोशनी आ रही है उसकी वेवलेंथ, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जब जाके डायफ्रैक्शन पॉसिबल होता है, अदरवाइज डायफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एज का वेवलेंथ जहाँ से टकरा रही है, ऑब्स्टेकल का नहीं, जिस किनारे से टकरा है उसकी वेवलेंथ। बात समझ में आ गई है। तो डायफ्रैक्शन के लिए इंटरफेरेंस मैंने आपको बता दिया, इंटरफेरेंस करवाने के लिए भी रोशनी का मोनोक्रोमेटिक होना ज़रूरी है। तो जब लाइट क्या बन गया, वेव बन गई रोशनी, जब रोशनी हाइजेंस के मुताबिक वेव के सूरत सामने आई हमारे पास, तो हमारे पास ये पता लगा कि रोशनी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के साथ साथ अब और एक्स्ट्रा चीज़ें करवा सकती है। वो क्या करवा सकती है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करवा सकती है। इट कैन प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। बात क्लियर रही है जी। हर ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ होता है, जाहिर सी बात है। वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस है। फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने यूँ करके एक डायग्राम बनाई, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है ना, एक्चुअली में तो हम बोलेंगे इसका वेवलेंथ होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, एक डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है ना। बात समझ में आई है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड थ्योरी है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने क्या बताया,
मैक्सवेल की जो थ्योरी वो क्या है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उनके मुताबिक रोशनी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली द नॉन मैकेनिकल वेव्स। लाइट वेव सारे के सारे क्या है, नॉन मैकेनिकल, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, चाहे वो गैमा रेज हो, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे वो अल्फ़ा रेज हो, चाहे वो बीटा रेज हो, कोई से भी रेज हो, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि मैक्सवेल के मुताबिक लाइट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है। दे ट्रैवल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो मूव करते हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज दे आर दी नॉन मैकेनिकल वेव। स्पीड इज सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। और जब रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सूरत में सामने आ रही है तो उसके लिए जो सपोर्टिव थ्योरी है, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी जिस थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करती है वो क्या है, पोलराइजेशन है। और मैक्सवेल ने क्या बताना चाहा था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कुडंट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसकी पीछे वजह ये थी क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए रोशनी का वेव नहीं बल्कि पार्टिकल होना ज़रूरी था, इसीलिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ पोलराइजेशन, इसको कहते हैं उर्दू में अमल तकतीब, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फाइनिंग द बीम ऑफ लाइट इन वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कैद कर दें। कॉन्फाइनिंग के माने होता है कैद करना। तो द प्रोसेस इन विच वी कॉन्फाइन द बीम ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पोलराइजेशन को हम समझेंगे तो हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ग्रीन वाला जो है वो इलेक्ट्रिक वेव है और ये जो रेड वाला है ये इसके ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वो इस तरीके से बनेगा, यूँ ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है ये, मतलब इस तरीके से ये फर्ज कर लेते हैं कि ग्रीन वाला एक इलेक्ट्रिक वेव है और ये मैग्नेटिक वेव है, ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है ना। ये इस तरीके से ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब इसको मुझे, ये डबल वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन एंड सेकंड वाइब्रेशन, इस दोनों वाइब्रेशन को एक वाइब्रेशन में लाने का नाम जो है वो क्या है, पोलराइजेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर बिल्कुल इसके आगे एक लगा देते हैं पोलराइज़र। क्या लगा देते हैं, पोलराइज़र। तो पोलराइज़र में क्या है, इस तरीके के गैप्स होते हैं, ठीक है, ये गैप्स हैं। जिस तरीके से आप समझ लें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आ रही है, सही है, और यहाँ पर इस तरीके से ये पोलराइज़र लगा हुआ है। मेरे हाथों में जो उंगलियों में क्या है, गैप है। तो जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ये ग्रीन वाली जो है वो गुजर जाएगी और रेड वाली जो है उसमें क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो एक वेव तो निकल गई और एक वेव क्या हो गई, ट्रैप। तो इसका मतलब ये पोलराइजेशन का अमल हो गया जिसमें हमने दो वेव को एक सिंगल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से जब वेव निकलेगी तो रेड वाली तो बाहर आएगी, ग्रीन वाली बाहर आएगी, लेकिन रेड वाली पैरेलल होने की वजह कर इस फेस पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, वो आगे की तरफ बाहर नहीं आएगी। तो आगे हमारे ये इस तरीके से वेव नज़र आएगी। तो ये हो गया पोलराइजेशन का अमल, इन विच टू वाइब्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। बात समझ में आई है। तो ये पोलराइजेशन का अमल हुआ। प्रोसेस मैंने क्या बताया था, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉन्फाइनिंग द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को हम जमा कर लें, कैच कर लें वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, और वो काम हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट सूरज की तरफ देखेंगे तो आपको रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा महसूस होगी, आंखों में दर्द होगा। वजह क्या है, अनपोलराइज लाइट आपकी आंखों में दाखिल हो रही है, सही है ना। और वही रोशनी किसी चीज़ से टकरा कर, चीज़ों से पढ़कर आपके पास आए तो आपको उसको देखने में कभी भी दिक्कत महसूस नहीं होती, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, डिफ़िकल्टीज नहीं आती। क्यों? चूँकि जब रोशनी किसी चीज़ पर पड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज़ कर लेते हैं ये चेयर है, ठीक है ना, ये एक चेयर है, इस यहाँ से इस बल्ब से रोशनी आई यूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, ये आई इस तरीके से, ये आगे इस चेयर से यूँ करके टकराई, सही है। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक एन एरो, तीर की तरह। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और ये टकरा के मेरे आंखों में दाखिल होगा। तो ये हो गया पोलराइज। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल पोलराइजेशन। क्या कहते हैं ये, नेचुरल पोलराइजेशन। तो हमारे आंखों में जो रोशनी अल्लाह ताला दाखिल कर रहे हैं वो एक्चुअली में नेचुरल पोलराइजेशन के बाद दाखिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये पोलराइजेशन का अमल है। तो जब मैक्सवेल ने रोशनी को क्या बताया, वेव, लेकिन कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब रोशनी एक नया नज़रिया पेश कर रही है, दैट इट कैन प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन।
जो कि पहले तक पॉसिबल नहीं था। ना तो कॉर्पसल थ्योरी में पॉसिबल था, ना तो हाइजेंस के वेव थ्योरी में। ये पॉसिबल कब हुआ? व्हेन लाइट इज एक्साइटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉन मैकेनिकल दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात क्लियर है? उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम आए और इन्होंने क्या बताया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इनके मुताबिक लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। लाइट जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, बंडल्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम फोटोन के नाम से या क्वांटा के नाम से जो है वो जानते हैं। हर पैकेट की अपनी ख़ास, हर फोटोन की अपनी ख़ास जो है वो एनर्जी होती है और ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। हर फोटोन की अपनी क्या एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी ख़ास एनर्जी है, जो कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। एनर्जी E=h/ν, इसका मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, या जिस पैकेट की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो ये V का टर्म है ये एक्चुअली में न्यू कहलाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, H कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। जूल सेकंड इसकी यूनिट है, विच इज सिमिलर टू द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की भी यूनिट यही होती है जूल सेकंड, और प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट भी होती है जूल सेकंड। अब रोशनी क्या करवा सकती है? हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी है, मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है इस वाले थ्योरी में भी। तो हम क्या कर, इसकी जो सपोर्टिव थ्योरी बनेगी वो क्या बनेगी? अगर रोशनी पार्टिकल है, ठीक है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन है, क्वांटा है, तो क्या प्रोड्यूस करवा सकती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज द कॉम्पटन इफेक्ट। तो रोशनी अब क्या प्रोड्यूस करवा रही है? एक नया नज़रिया पेश कर रही है, एक नई थ्योरी पेश कर रही है। देन दैट इज इट कैन प्रोड्यूस द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज द कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक फोटोन आकर के किसी एक मेटेलिक सरफेस से, या एक हाई एनर्जी वाली रेज आकर किसी एक मेटेलिक सरफेस से जब टकराती है, तो वहाँ से उस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देती है। एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आप घरों में सोलर पैनल्स लगाते हैं ना छतों के ऊपर, पलंग के नीचे क्यों नहीं लगाते इसको? क्योंकि उस पर क्या चाहिए? लाइट एनर्जी चाहिए, जब भी छतों पे लगाते हैं। और छत पे भी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट आएगी, उसके सरफेस से पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? इजेक्ट। उस इलेक्ट्रॉन को हम बाय मीन्स ऑफ बैटरी कनेक्ट करके हम उसमें क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या शट डाउन होता है, तो हमारा बैटरी से, यानी कि सोलर पैनल से जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस देन इट इजेक्ट्स आउट एन इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल देता है और वो इलेक्ट्रॉन जा करके किसी सर्किट में, बैटरी में जो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट कैसे पॉसिबल है? कॉम्पटन इफेक्ट आपने चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला टॉपिक मौजूद है, कॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें हम एक फोटोन को एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h/m0c 1 - cos थीटा, इसका फार्मूला है। तो जब आप इसको डिस्कस करते हैं तो उसमें हम यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द रेस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द कोलिजन दे चेंजेस देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो उसी को नाम दिया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट का। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट भी पॉसिबल है व्हेन लाइट इज एक्साइटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा, फोटोन। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो रोशनी का फोटोन होना ज़रूरी है। अगर कॉम्पटन इफेक्ट करवाना है तो रोशनी का फोटोन होना ज़रूरी है। अगर आपने पोलराइजेशन करवाना है, when you want to produce the polarization then the light must have to behave like the electromagnetic wave। जब आपको डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस करवाना है, the rays of light should be simple wave according to Huygens। और जब आपको रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन ऑफ इमेज करवाना है, then light should be corpuscles or the particles। तो न्यूटन के मुताबिक लाइट कॉर्पसल्स है और प्लैंक क्वांटम के मुताबिक रोशनी जो है वो पार्टिकल है, फोटोन है। तो फोटोन इज़ अ पार्टिकल, कॉर्पसल्स इज़ अ पार्टिकल। दो के मुताबिक रोशनी पार्टिकल हो गई। और यहाँ पे देखो हाइजेंस के मुताबिक लाइट क्या है? वेव। मैक्सवेल के मुताबिक रोशनी क्या है? वेव। दो के मुताबिक रोशनी वेव है। दैट इज वाई वी कंक्लूड दैट लाइट सम टाइम बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव। दैट इज वाई लाइट हैविंग अ डुअल नेचर। तो रोशनी दोहरा नज़रिया इसीलिए रखती है क्योंकि कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है और कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ लाइट से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आपको ये सारे पॉइंट्स और सपोर्टिव थ्योरीज याद होंगे तो इसके MCQ तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये चलो ये कर लो पहले, उसके बाद यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको देखना शुरू कर दीजिएगा पहले, फिर लिखते रहिएगा। Why we use the Young's double slit experiment? Because Young's double slit experiment is a sure experiment to identify either the light behave like a wave or not, कि रोशनी वेव की तरह बिहेव करती है या नहीं करती है। तो इसको थॉमस यंग ने इसको एक्सप्लेन करके बताया, जिसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जो वो जानते हैं। स्लिट क्या चीज़ होती है कि किसी भी प्लेट के ऊपर एक बारीक सा अगर होल हो और इससे रोशनी अंदर आ रही तो हम इसको बोलेंगे स्लिट। जिस तरीके से बहुत सारे दरवाज़ों पर मेटालिक जो डोर होते हैं उन पर जंग लगने के बाद, रस्टिंग के बाद होल हो जाता है, तो वहाँ से जब रोशनी अंदर आती है उसको हम नाम देते हैं स्लिट का। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम यंग्स ने इस बात को प्रूफ करके दिखाया कि रोशनी जो है वो वेव की तरह जो है वो बिहेव करती है। तो सबसे पहली बात, यंग्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल प्रूफ है लाइट के वेव होने का। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, हाइजेंस पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइट को वेव बताया है, और यंग्स वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइट को वेव प्रूफ करके दिखाया है। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले तो ये था कि यंग्स हैव टू प्रूव दैट द लाइट बिहेव लाइक अ वेव, एंड सेकंड थिंग इज दैट वी कैन डिटरमाइन द वेव लेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ मालूम कर सकें। क्या मालूम कर सकें? मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ मालूम कर सकें। तो वाई वी यूज़ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? एक तो बात ये होगी कि प्रैक्टिकल प्रूफ मिल जाए लाइट के वेव होने का। दूसरी बात, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ मालूम करनी है तो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ टू डिटरमाइन द वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके कुछ फार्मूलाज, उन फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इन चीज़ों को समझा देता हूँ। देखो, इंटरफेरेंस होता है लाइट के अंदर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट में ही होता है। दो तरीके का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, आइदर इट बिलोंग्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, ये बात समझ में आएगी तो वहाँ पर बातें सही समझ में आएंगी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो 4-5 लाइनें लिखी हुई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट कलर मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा डार्क कलर मिलेगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क कलर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट कलर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हमेशा डार्क कलर। अब बात आती है पाथ डिफरेंस की। जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी के नतीजे में कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क कलर मिलता है। ठीक है ना, तो जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये लाइन है, सही है ना, एक ये लाइन है, सही है, और एक ये लाइन है। दिस आर दी टू लाइन्स। ठीक है, इस लाइन को मैंने बोल दिया L1, इस लाइन को मैंने बोल दिया L2, और आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर लाइन L2 बड़ी है और लाइन L1 छोटी है, तो इसका मतलब दोनों के दरमियान कोई ना कोई रास्ते का डिफरेंस जो है वो मौजूद है, जिसके बिहाफ से हम ये फैसला कर पा रहे हैं कि एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे ये बताना है कि कौन सी लाइन किससे कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप क्या करो, जो लाइन छोटी वाली उसके एंड पे मार्कर रखो या पेंसिल रखो, प्रकार रखो, वहाँ से आप क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक सपोज़ कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली लेंथ आपने कैलकुलेट की, ये आ रहा है सपोज़ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। तो 10 में से अगर मैं 8 माइनस करवा दूँ तो पता लगेगा ये लाइन 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है, ये पता लगेगा ना। हाँ, तो ये आ गया इसका पार्ट डिफरेंस। जिस तरीके से दो उंगलियाँ, एक बड़ी और एक छोटी है, तो अगर ये कैलकुलेट करना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कौन सी उंगली बड़ी और कौन सी उंगली छोटी है। तो हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक लाइन से दूसरे लाइन के ऊपर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है तो आप एक लाइन से दूसरे लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर मुझे पार्ट डिफरेंस बताना है तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि पार्ट डिफरेंस में किस सेंस में बात कर रहा हूँ। दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करके इमेज बनाएगी जो कि ब्राइट कलर शो कर रही है, तो उस दो रे में पार्ट डिफरेंस अगर मौजूद है तो वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। ये एमसीक्यूज में पूछते हैं, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पार्ट डिफरेंस शुड बी डैश मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है सिंपल। इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद जो यहाँ पर m की वैल्यू है, वेयर m इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ इमेज, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, तो दिस आर दी ऑर्डर ऑफ इमेज। तो m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से +-1, +-2, +-3, इस तरीके से चलते जाती है।
तो ये जो प्लस माइनस है ये एक्चुअली में इंटीजर्स है। इंटीजर कहलाता है कि वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी, उसको हम इंटीजर्स का नाम देते हैं। तो m की वैल्यू आप प्लस में भी पुट कर सकते हैं और माइनस में भी पुट कर सकते हैं। तो ये पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होता है व्हेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट कलर। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट कलर होगा। और पार्ट डिफरेंस कितना होगा रेस के दरमियान, वो ये होगा m इंटू लैम्डा, वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज। अगर थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, उसी के लिहाज से हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमेशा क्या मिलेगा जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क कलर मिलेगा। और पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसमें m लैम्डा था, इसमें क्या होता है m प्लस हाफ इंटू लैम्डा। m प्लस हाफ एक साथ है, ऐड हो रहा है, उसके बाद ब्रैकेट लगा के बाहर लैम्डा है। बच्चे क्या करते हैं m प्लस हाफ के बाद डायरेक्ट लैम्डा लगा देते, तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाने के बाद लैम्डा लगेगा। तो ये क्या हो रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क कलर के लिए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल से मायने क्या हुआ, एक ऐसी वैल्यू जो 2 से डिवाइड ना हो सके, दैट शुड बी द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मैं फर्स्ट कर लूँ m की जगह पुट कर दूँ 0, क्या पुट कर दूँ 0, तो 2 0 था, तो बचेगा क्या लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा के साथ क्या अटैच है, लैम्डा के साथ कुछ भी अटैच नहीं, तो इसका मतलब 1 अटैच है। और 1 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बना। अगर मैं m की जगह क्या पुट कर दूँ 1, तो 2 1 था 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाई 3 लैम्डा बाई 2। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकती एग्जैक्टली। डिवाइड तो हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड, आप बोलेंगे सर 3 तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 1.5 आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। जिस तरीके से 2 डिवाइड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा 1, 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा 2। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे m की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 2 2 था 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 से डिवाइड। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के। ये बात भी क्लियर है, हाँ भाई। अब उसके बाद ये जो मैंने केसेस लिखे हैं इंटरफेरेंस के, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो आगे चल के इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट आता है थिन फिल्म का, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, a thin layer of oil, a thin layer of soap bubble, a thin layer of air, a thin layer of glass, a thin layer of resin। ये कॉमनली कंसीडर होते हैं थिन फिल्म की तरह बिहेव करते हैं। तो जब रोशनी थिन फिल्म से पास होती है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। तो यहाँ पे इस बात को मैंने पहले ही उठा के इस बात को डिस्कस कर दिया ताकि आपके जहन में एक बात जो है वो घूमती रहे या बने रहे कि ये नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन से मुराद क्या, कोई भी थिन फिल्म नहीं आ रहा, रोशनी नॉर्मल डायफ्रैक्शन करवा रही है, ठीक है ना। नॉर्मल किसी भी रोशनी जो है वो किसी भी ऑब्स्टेकल से जाके बैंड प्रोड्यूस कर रही है, इमेज बना रही है, कोई भी थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ तक। अब आगे मैंने क्या लिखा, फॉर द केस ऑफ थिन फिल्म। अब इसमें बात सुनो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है। अगर केस आ रहे हैं थिन फिल्म के बारे में तो इसमें आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट कलर और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा डार्क कलर ही होता है, कलर चेंज नहीं होता। चाहे वो नॉर्मल डायफ्रैक्शन हो रहा हो, चाहे वो किसी थिन फिल्म से डायफ्रैक्शन हो रहा हो, रिफ्रैक्शन हो रहा हो, वो कलर चेंज नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टिव हमेशा ब्राइट कलर देगा, डिस्ट्रक्टिव हमेशा डार्क कलर देगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पार्ट डिफरेंस की, तो पार्ट डिफरेंस रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स हो जाता है। ये बात मैं इस बात को आगे डिस्कस करूँगा कि होता कैसे, लेकिन अभी बस आपको ये याद रखना है कि पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा हो जाता है और इसका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है m लैम्डा, मतलब रिवर्स। तो आप एक याद रखो ये वाला और थिन फिल्म के लिए उसका रिवर्स याद रख लेना। आ रही बात समझ में। नॉर्मल के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, इसके लिए m लैम्डा और यहाँ पर m प्लस हाफ लैम्डा। यही चीज़ थिन फिल्म में होगा तो कंस्ट्रक्टिव में क्या आ जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव में क्या आ जाएगा m इंटू लैम्डा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ थिन फिल्म, जिसमें एक्चुअली में फेस रिवर्सल होकर के एंगल 180 डिग्री के हिसाब से चेंज होता है, जिसकी वजह कर ये पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप अपने जहन में रखते हुए इस चैप्टर को हम आगे लेकर के चलेंगे। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, पार्ट डिफरेंस m लैम्डा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या होगा, m प्लस हाफ लैम्डा होगा फॉर नॉर्मल केस। जिस तरीके से आप यंग जबर स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखो, ये नॉर्मल केस है, कोई लेंस कोई मिरर मौजूद नहीं है, कोई थिन फिल्म मौजूद नहीं है, सही है ना। अब ज़रा यहाँ पे समझना है, ये हमारे पास एक स्लिट है, क्या है स्लिट, यहाँ क्या हमारे पास स्क्रीन, ये हमारे पास क्या आ गई स्क्रीन, ये हमारे पास स्लिट है। स्लिट अभी इसमें बना नहीं है, मैं इसे बना रहा हूँ, ये एक मैंने इसमें माइनर सा होल कर दिया, दिस इज़ द स्लिट। इसी तरीके से एक और क्या आ गया, 2 स्लिट्स, ये क्या आ गया थर्ड स्लिट,
ठीक है ना। तो जो ये माइनर सा होल है ऑब्स्टेकल के ऊपर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लिट। और स्लिट का ये जो गैप होता है, ये जो दो गैप है, आपको जो गैप नज़र आ रहा है ऊपर से नीचे के दरमियान, इसको बोलते हैं स्मॉल ए। क्या बोलते हैं, ये जो है गैप, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए। और उसके बाद ज़रा बात सुनो आगे, ए के बाद ये जो ऑब्स्टेकल है, ये जो रुकावट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्मॉल बी। क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। तो एक बना ए और दूसरा क्या बना, बी। तो मैं इसको बोल दूंगा ए और इसको क्या बोल दूंगा, इस वाले डिस्टेंस को बी, मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बी, सही है। और ये वाला फासला कितना, ए। और ये जो फासला यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, जिसको हम बोलते हैं डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्लिट्स के दरमियान का फासला, पहला स्लिट ये रहा नंबर 1, सेकंड स्लिट ये रहा नंबर 2। तो ए से नंबर 1 से नंबर 2 तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। तो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम का फासला, बी ओपेक मीडियम का फासला, दोनों मिला के क्या बना, ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू डी। बात क्लियर रही है। हाँ, अब आगे देखो होगा क्या, आगे ये होगा कि रे ऑफ लाइट आई, ठीक है ना। देखो नॉर्मल आई, पैरेलल, यहाँ से भी रोशनी कैसे आई, पैरेलल। अब कहाँ से पास हो रही है, एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल से। देन इट प्रोड्यूसेस द डायफ्रैक्शन। कौन सी रे आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। किसका वेवलेंथ मालूम कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वी डिटरमाइन द वेवलेंथ लैम्डा विद द हेल्प ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसका मालूम करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, सही है ना। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, आ लाइट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल कलर एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये लाइट जब आएगी तो आपको पता है यहाँ से ये नॉर्मल तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि डायफ्रैक्शन में हमने पढ़ा इट प्रोड्यूसेस द डेविएशन, इट प्रोड्यूसेस द चेंज ऑफ एंगल। ये अपने एंगल को चेंज करेगा, ये अपने पाथ को क्या करेगा, चेंज, बैंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये रोशनी हमने सपोज कर लिया यहाँ से जो है इधर जाके बैंड हो गई। दिस इज़ द पॉइंट वेयर दिस ray of light ray 1 is going to converge at a certain point और meet at a certain point, point P पे, सही है। और इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड स्लिट है, उस सेकंड स्लिट से भी रे ऑफ लाइट जाके इस पॉइंट पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है पॉइंट P के ऊपर, ठीक है ना। बात को थोड़ा सा गौर से समझना है, पिछला पढ़ा हुआ है, सब भूल करके बैठे हुए हैं, ये एक रिकॉल भी है, सही है। अब यहाँ पे देखो एक रे ये हो गई, एक रे क्या हो गई बेटा, रे 2। These are the two rays which give the formation of image on the screen at point P, है ना। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बताया था, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कौन सा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कलर कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा ना, अगर पाथ डिफरेंस क्या हो, 0। अगर मैं आपसे पूछूं रे 1 और रे 2 में दोनों में बड़ी कौन है, तो आप जवाब दे सकते हैं सर रे 2 बड़ी है और रे 1 छोटी है कि नहीं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रे 2 का फासला ज़्यादा है स्क्रीन से और रे 1 का क्या लग रहा है, कम। तो इसका मतलब रे 2 बड़ी और रे 1, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस मौजूद है 0, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं आई, द पार्ट डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। मैं पार्ट डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो है कितना, सही है। ये बात तो समझ में आ गई है कि पार्ट डिफरेंस मौजूद है ना। अब पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, छोटे वाले से बड़े वाले पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। तो छोटे वाले से बड़े वाले पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, पहला स्लिट S1, सेकंड स्लिट को मैंने नाम दिया S2, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, S। तो अब ज़रा आप देखो, अगर S1 और S हटा दो, मतलब ये फासला हटा दो, मैं यहाँ पे 2 उंगलियाँ रख दूँ इस तरीके से, अब आप देखो दोनों आपको रे बराबर लग रही होगी, लग रही है ना। इसका मतलब S1 S इज़ द पार्ट डिफरेंस। बात समझ में आई नहीं आई। तो ये तो हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में नॉर्मल डेरिवेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं। अभी हम पूरी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे आपको, मैंने बता दिया पार्ट डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। S1 और S यहाँ पे क्या इसका पार्ट डिफरेंस है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम दिखाऊँ, सपोज कर लेते ये एक हमारे पास क्या है स्क्रीन, और ये हमारे पास क्या है एक स्लिट ये रहा, एक स्लिट ये रहा। यहाँ से फर्स्ट कर लेते एक रोशनी आई यहाँ पर, एक रोशनी आई यहाँ पर। अब आप दोनों में बताओ सर पार्ट डिफरेंस है या नहीं, पार्ट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर रोशनी इस तरीके से आती, अगर रोशनी इस तरीके से आती, ये आके यहाँ पर और ये आके यहाँ पर फोकस हो जाती, तो हम बोलते हैं सर पार्ट डिफरेंस दोनों में मौजूद नहीं है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ से पॉइंट P से यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज मिलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फ्रिंज स्पेसिंग। क्या बोलेंगे कि जो हमें इमेज मिल रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, उसकी कोई एक डिस्टेंस, कोई लेंथ, कोई फ्रीक्वेंसी, कोई वेवलेंथ होगी। रेड कलर है उसका अलग
वेवलेंथ होगा, ब्लू कलर की हासिल हो रही है उसकी अलग वेवलेंथ होगी, ठीक है ना, ग्रीन है तो उसकी अलग वेवलेंथ होगी, येलो है तो अलग वेवलेंथ होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 0, जो कि है नहीं। मैंने आपको कंडीशन बताई कि अगर रे ऑफ लाइट पॉइंट P के बजाय पॉइंट O पे फोकस हो जाती तो हम बोलते हैं सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम इस बात को ज़रा देखते हैं कि अगर हम फार्मूला दे दें फॉर ब्राइट फ्रिंज और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं। अगर ब्राइट फ्रिंज हमें हासिल करनी है तो उसका फार्मूला होता है m लैम्डा L ओवर D। क्या फार्मूला सीधा सीधा m लैम्डा L ओवर D। आया किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है, बस ये फार्मूला है इसका, m लैम्डा L ओवर D फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज, ठीक है ना, वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने फर्स्ट कर लिया, m की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 लैम्डा L ओवर D यानी कि लैम्डा L ओवर D हो जाएगा ना। इसी तरीके से सेकंड के लिए मैंने m की जगह 2 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा L ओवर D हो जाएगा। तो इसका मतलब y1 आ गया और क्या आ गया y2। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज के दरमियान का स्पेस कितना है तो मैंने इसको नाम दिया फ्रिंज स्पेसिंग का, विच इज़ डेल्टा y, विच इज़ y2 माइनस डेल्टा y इक्वल टू y2 की जगह 2 लैम्डा L ओवर D, y1 की जगह लैम्डा L ओवर D, 2 लैम्डा L ओवर D में से 1 लैम्डा L ओवर D निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बेटा लैम्डा L ओवर D। तो इसका मतलब फ्रिंज स्पेसिंग और नॉर्मल फार्मूला सेम होता है। यहाँ पे m की जगह 1 पुट कर दो, m तो ऑर्डर ऑफ इमेज है, सही है ना। अगर ऑर्डर ऑफ इमेज नहीं गिवन है तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे लैम्डा L ओवर D, और अगर ऑर्डर ऑफ इमेज गिवन है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर तो m की वैल्यू आप उसी के हिसाब से पुट करेंगे। बात क्लियर हुई है। तो फ्रिंज स्पेसिंग देखो डेल्टा y भी लैम्डा L ओवर D और इसका एग्जैक्टिव जो स्टार्टिंग फार्मूला है वो भी क्या है लैम्डा L ओवर D ही है। m को अगर हम इलाइनेट करते हैं m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज तो दोनों फार्मूला क्या हो जाएगा सेम। बात क्लियर रही है। फिर उसके बाद सेकंड फार्मूला है फार्मूला फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फ्रिंज स्पेसिंग y d है उसका फार्मूला क्या है m प्लस हाफ लैम्डा L ओवर D। क्या फार्मूला है इसका फ्रिंज स्पेसिंग मालूम करने के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या है m प्लस का हाफ लैम्डा L ओवर D। ये बात क्लियर है। ये किसके लिए है डार्क फ्रिंज के लिए, ये किसके लिए है ब्राइट फ्रिंज के लिए है। कौन से टॉपिक का फार्मूला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, सही है। यहाँ पे L क्या है लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, यानी कि स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का फासला, तो ये फासला क्या हो जाएगा L। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये बन जाएगा L, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट का फासला L। चूँकि जब इसका आपसे MCQs पूछेंगे फर्स्ट कर ले न्यूमेरिकल टाइप पूछा तो आपको पता होना चाहिए ना कि L क्या होता है, D क्या होता है, Y क्या है, लैम्डा क्या है। तो स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का फासला, अब MCQs में लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन इज 25 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर D भी है, इस फार्मूले में D भी है, इस फार्मूले में L भी है, D भी डिस्टेंस L भी डिस्टेंस। तो L की जगह क्या पुट होगा D की जगह क्या पुट होगा, ये बात मालूम होनी चाहिए। तो L इज़ द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। व्हाट इज़ D, मैंने आपको बताया D क्या है दो स्लिट का फासला। क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, दो स्लिट के दरमियान का फासला। उसके बाद लैम्डा क्या है वेव लेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम मालूम कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से। और उसके बाद y इज कॉल्ड द फ्रिंज स्पेसिंग, जो हमारे पास स्क्रीन पर इमेज बन रही है उसका जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे फ्रिंज स्पेसिंग। वो कितनी कम है वो कितनी ज़्यादा है वही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बात क्लियर है ये। तो ये हमारे पास पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने ये बात सीखी है कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं वेवलेंथ मालूम करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों के लिए फार्मूला क्या है वो फार्मूलाज आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है। हम पार्ट डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं और डायग्राम के अंदर जो चीज़ें हैं कि L क्या होता है, D क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, Y क्या होता है, वो भी आपके सामने, ठीक है। तो जब आप इसके MCQs सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपसे ये सारे MCQs इंशाल्लाह ताला आसानी से सॉल्व होंगे। Y इज कॉल्ड द फ्रिंज स्पेस, किधर YD फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क कलर होगा तो इसीलिए डार्क है ये। बात क्लियर है ये। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इनका पूरा नाम था माइकलसन मोरले, ठीक है ना। तो हमारी बुक में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में सिर्फ माइकलसन इंटरफेरोमीटर लिखा हुआ है।
तो सबसे पहली बात इससे हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर वी डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। सेम काम है, चाहे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का काम हो, चाहे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का काम हो, दोनों के फार्मूले में वेवलेंथ आता है। इसके फार्मूले में फार्मूला क्या, x इजिकल टू m लैम्डा बाई 2। तो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ जो हम मालूम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सही है। m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज, ये इसका वर्किंग फार्मूला है। फाइनल डेरिवेशन, फाइनल फार्मूला इसका यही होता है, x इजिकल टू m लैम्डा बाई 2। m ऑर्डर ऑफ इमेज है, फर्स्ट ऑर्डर है, m की जगह 1 आएगा। सेकंड ऑर्डर है, m की जगह 2 आएगा। थर्ड ऑर्डर है, m की जगह 3 आएगा। nth ऑर्डर है, m की जगह m आएगा। mth ऑर्डर, तो x इजिकल टू m लैम्डा बाई 2। एक होता है nth, हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं mth फॉर m। तो mth के माने क्या होगा, x इजिकल टू m लैम्डा बाई 2। nth होता तो n लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही है ना। तो फार्मूला क्या है इसका, x इजिकल टू m लैम्डा बाई 2। m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज। कैसे कैलकुलेट किया गया माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो उसको किस तरीके से सेट किया गया। दिस इज़ द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोई भी एक हम सोर्स समझ लेते हैं जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर हो रही है। तो मैंने लिखा सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आई रे या बीम के फॉर्म में। अ रे इज़ एक्चुअली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइट, ठीक है ना, विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट करवाती है। व्हेन 2 और मोर देन 2 रेज कंबाइन टुगेदर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बीम। जब 2 या 2 से ज़ायद रेज मिलती तो क्या बनाती है, बीम। अब बीम मे बी पैरेलल, मे बी कन्वर्जिंग और इट मे बी डाइवर्जिंग। जैसे बल्ब से रोशनी निकलने के बाद पूरे कमरे में क्या हो गई, डाइवर्ज। आपके पास टॉर्च लाइट होती है, आप उसको एक सर्टेन पॉइंट पे मारते हो तो वो रोशनी क्या हो रही है, बीम, कन्वर्ज। तो बीम पैरेलल भी होती है, कन्वर्जिंग भी होती है, डाइवर्जिंग भी होती है ना। व्हीकल, गाड़ियों के हेडलाइट जो होते हैं उससे रोशनी निकलने के बाद क्या हो जाती है, टॉर्च लाइट से रोशनी फैल भी सकती है, हेडलाइट से रोशनी फैल भी सकती है, कन्वर्ज भी हो सकती है। तो इसका मतलब बीम पैरेलल भी है, कन्वर्जिंग भी है, डाइवर्जिंग भी है। जब 2 या 2 से ज़ायद रेस को मिला दें, जैसे इस बल्ब से क्या निकल रही है, बीम ऑफ लाइट, नॉट रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट है, अगर एक को बोलेंगे तो रे, नंबर ऑफ रेस को बोलेंगे तो बीम। तो इस कमरे के अंदर क्या है, बीम ऑफ लाइट है। बात समझ में आई। तो हमने एक रे को यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, आगे आप देख रहे हैं बीम स्प्लिटर लगा हुआ है। स्प्लिटर के माने बिखेर देना, डिवाइड कर देना। कैसे लगा हुआ, 45 डिग्री पे। ये भी MCQs है। बीम स्प्लिटर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सही है ना। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ, कॉम्पनसेटिंग प्लेट। उसके आगे देखो क्या लगा हुआ है, एक फिक्स मिरर है M1। यहाँ पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मिरर M2 विच इज़ मूवेबल। एक फिक्स है और एक क्या है, मूवेबल है। अब होगा क्या कि अगर यहाँ से ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, आने के बाद जब ये बीम स्प्लिटर पे जाएगी तो ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, तो पार्शली ये मिरर है समझ जाओ, और पार्शली ये गिलास है। पार्शली मिरर, पार्शली गिलास, चूँकि हाफ कलर्ड पोर्शन है। हाफ जो पोर्शन है वो क्या है, इसका पूरा कलर्ड है। तो कलर्ड होने की वजह कर वो हिस्सा क्या बन जाएगा, मिरर, और बचा रिमेनिंग हिस्सा क्या बन जाएगा, गिलास। तो इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रो एंड सम कैन नॉट। कुछ पास हो सकती है इधर और कुछ ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना। गिलास का काम तो यही होता है ना, मिरर का, कि उससे रोशनी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब रोशनी टकराएगी, एक ऊपर की तरफ और एक कहाँ चली गई, मिरर M1 की तरफ, एक कहाँ चली गई, मिरर M2 की तरफ। अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैंने अपने तौर पे मिरर M1 और मिरर M2 का इस पॉइंट O से फासला जो रखा है वो बराबर रखा है। M1 और M2 का फासला तकरीबन क्या रखा है, बराबर। बराबर के माने पार्ट डिफरेंस 0। पार्ट डिफरेंस 0 का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट कलर। बात समझ में आ रही है ना। तो मिरर M1 का और मिरर M2 का फासला क्या है, डिस्टेंस क्या इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। और हमें इसमें क्या हासिल करना होता है, अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंज हासिल करनी होती है। तो उसको हासिल करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस मूवेबल मिरर को, जो कि मूव हो सकता है, चूँकि ये तो फिक्स है, उसको हम मूव नहीं करवा सकते। इससे हम डिस्टेंस चेंज करवा सकते हैं। अभी रोशनी गई, ठीक है, और टकरा के वापस आई, तो वेवलेंथ, इधर से रोशनी गई, टकरा के वापस आई, वेवलेंथ, दोनों का पार्ट डिफरेंस बराबर। तो वेवलेंथ से वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब नो पार्ट डिफरेंस, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है कि हम अल्टरनेटिव ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क फ्रिंज हासिल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, इस मूवेबल मिरर को हम मूव करवाते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ λ/4। कितने डिस्टेंस पे, ज़रा बात को गौर से समझना है, कितने डिस्टेंस से मूव करवाते हैं,
4। तो अब इस वाले के दरमियान और इस वाले के दरमियान पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितने का? लैम्डा बाई 4 का। पहले दोनों का लैम्डा था, दोनों का डिस्टेंस बराबर था। अब एक का लैम्डा है और एक का लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 है या नहीं है? है ना? तो जब रे ऑफ लाइट देखो ऊपर जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो लैम्डा, यहाँ पे जाएगी तो लैम्डा बाई 4 ज़्यादा, यानी कि लैम्डा बाई 4 जाने के लिए रोशनी को एक्स्ट्रा फासला, और उसके बाद दोबारा वापस यहाँ तक आएगी तो लैम्डा बाई 4 दोबारा वापस आने का फासला, लैम्डा बाई 4 जाने के लिए और लैम्डा बाई 4 आने के लिए। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ये सामने आ रहा है कि हमने जो मिरर को जो मूव करवाया है वो करवाया लैम्डा बाई 4 पे। हमने कितने पे मूव करवाया है? लेकिन टोटल फासला कितना बन रहा है? लैम्डा बाई 2। तो आपसे ये पूछते हैं कि बताइए कितने डिस्टेंस पे हम मिरर को मूव करवाएंगे जो हमें अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज हासिल हो। तो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, x इक्वल टू एम लैम्डा बाई 2। तो टोटल फासला उसका लैम्डा बाई 2 ही बनेगा। कितना बनेगा? ताकि हम अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क, ताकि पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो ना। पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? वरना तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा। अब इस पे अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज हासिल होने शुरू हो जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो x का फार्मूला क्या हो रहा है? m लैम्डा बाई 2। जाने का फासला कितना है? लैम्डा बाई 4। आने का फासला दोनों को ऐड करवा के तो मूवेबल मिरर का टोटल फासला लैम्डा बाई 2। तो इस लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे ये इसका फाइनल फार्मूला है। तो देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ठीक है ना, टकराई, ये रे ऑफ लाइट गई, ठीक है ना, यहाँ से रोशनी टकरा कर ये वापस आ रही है, सही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। यहाँ पर आई पॉइंट ओ पर, यहाँ से रोशनी ऊपर गई, टकराई, टकरा के रोशनी क्या आ रही है? वापस। तो जब ये दोनों रेज यहाँ पर पॉइंट ओ पे मीट करेंगे तो इनमें इंटरफेरेंस हो जाएगा। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर और सुपर इम्पोजेड विथ ईच अदर देन दे प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस। तो जब ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगी तो अब ये जो यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर जो है जो इसको देखने के लिए बैठा हुआ है भाई कि कैसी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट डार्क कैसी फ्रिंज बन रही है, तो वो यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकेगा। ये अल्टरनेटिव ब्राइट, ये इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे नज़र आने लगेगा कि कभी ब्राइट फ्रिंज बन रही, कभी डार्क, कभी ब्राइट, कभी डार्क। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो मूवेबल मिरर का टोटल फासला बनता है वो कितना बन जाता है? लैम्डा बाई 2। क्योंकि हमने तो मूव करवाया था लैम्डा बाई 4 पे, लेकिन टोटल जाने का लैम्डा बाई 4, आने का लैम्डा बाई 4, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगी x इक्वल टू m लैम्डा बाई 2 एंड वेयर m इज़ द ऑर्डर ऑफ इमेज। फर्स्ट ऑर्डर तो m की वैल्यू 1, थर्ड ऑर्डर तो m की वैल्यू 3। अब फर्स्ट कर ले आपको x गिवन है कि कितने फासले पे मूव करवाया है? 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जितना भी इसको मूव करवाया यहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा आपके पास खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ इमेज आपको गिवन होगा कि सेकंड ऑर्डर इमेज है तो m की जगह 2 पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब 100 सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 1 टू द 2। m कितना है? सेकंड ऑर्डर, तो 2 कितना आ जाएगा? m की वैल्यू 2, तो वो m नीचे आ जाएगा ना, ऊपर 2, ऊपर कितना है? 2, नीचे भी 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। उसकी वेव लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर होगी। x इज़ द डिस्टेंस ऑफ मूवेबल मिरर। क्या है? x वो डिस्टेंस है मूवेबल मिरर का। बात क्लियर है ये? तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने तकरीबन 50% जो चैप्टर जो है वो कवर अप किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। आप लोग इसकी MCQs की भरपूर प्रैक्टिस करें, सही है ना? और मेरे ख्याल में टाइम भी आज का कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।